नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज से मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो गया है, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष की अपनी अपनी तैयारी है। बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सदन के गरमाने के आसार बन रहे हैं। विपक्ष ने 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौत, कफ सिरप मामला, स्लॉटर हाउस से जुड़े मुद्दों के साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिसका जवाब देने के लिए सरकार के मंत्री भी अपनी अपनी तैयारी में है। आज सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से हुई, लेकिन विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोगों की हुई मौत का उल्लेख न होने पर जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 3 अपराधी मंत्रियों को बजट सत्र में बैठने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि 3 अपराधी मंत्री सदन में नहीं बैठे। इसके अलावा इंदौर में दूषित पानी से 35 मौत हो गई। यदि राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं है तो उनका भाषण बेमानी है, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायकों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष का तो काम ही हंगामा करना है, लेकिन इस बार बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही आएगा, जो सर्वहारा वर्ग के लिए होगा। बहरहाल अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा, विपक्ष भी मुद्दों को लेकर उग्र होगा। आज बजट बजट सत्र की शुरुआत है। हमने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कांग्रेस पार्टी ने कि 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे हैं। एक है विजय शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरा है, 35 मौतें हो गई। 35 मौतों की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है, वो मंत्री पद पे कैसे है। ऐसे ही 26 मौतें और हैं। जो 26 मौतें हुई, इसके लिए भी दोषी है। तीनों मंत्रियों को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण निरर्थक रहेगा अगर ये मंत्री पद पे रहेंगे। अभिभाषण पूरा पढ़ा नहीं गया, अभिभाषण की कॉपी विपक्ष के विधायकों को मिली नहीं, हमें पता ही नहीं उसमें क्या है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में हर बार जो हम सुनते हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी का कम से कम 100 बार नाम ले लिया जाता है, उनकी वाहवाही होती है, वही एक बार फिर रट्टा वो बढ़कर चलेगा। इस बार तो पूरा पढ़ा भी नहीं, तो इसलिए बहुत ही निराशा हुई। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। अगर विपक्ष के ऊपर कोई दाग लगे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, आम जनता पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सत्ता दल के विधायक पर अगर कोई आरोप लगता है, और ये लगभग सबके सामने है, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बचाया जाता है, बहुत ही निंदनीय है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में 18 तारीख को हम बजट प्रस्तुत करेंगे। जन उपयोगी, जनता का बजट जनता के लिए होगा और बेहतर बजट होगा। निश्चित रूप से जो पहले बजट हमने प्रस्तुत किया था, निश्चित रूप से वो भी अच्छा बजट था और आने वाला बजट भी अच्छा बजट आएगा। कांग्रेस करी कर्ज बहुत ले रहे हैं, आप श्वेत पत्र जारी करिए। वो जवाब देंगे हम सदन में उनको। अगर वो जो पूछना चाहे वो सदन में बात करेंगे, हम जवाब देंगे। सभी कोई वर्ग, कोई विभाग हम ऐसा वंचित नहीं रखेंगे जिसको हम बजट आवंटित नहीं करेंगे। पूरा पर्याप्त हम व्यवस्था करेंगे। भाई पटेल ने कहा कि 17 दिसंबर 2025 को विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में 12 घंटे तक मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए चर्चा कर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जिसे केंद्र सरकार ने अमृतकाल की संज्ञा दी है। राज्यपाल ने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनने का उल्लेख किया और भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी लिया गया है। चलिए, तो अब क्योंकि बजट सत्र है और बजट सत्र शुरू होने के साथ साथ हंगामा हुआ, कई सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास में और होने भी चाहिए थे। कई ऐसी चीजें हुई हैं जिस पर बिल्कुल सार्थक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होगा वो यहाँ का बजट होगा, क्योंकि जो संकल्प लिए गए हैं, जो विकसित बनाने की बात कही गई है, जो एक लंबी ट्रिलियन इकोनॉमी में जाने की बात की गई है, उसे कैसे पूरा करेंगे। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी प्रियंका दुबे। प्रियंका जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हर्ष जैन। हर्ष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इकोनॉमिस्ट हैं आरजी द्विवेदी। आरजी द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आरजी द्विवेदी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? आरजी द्विवेदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी, आ रही है आपकी आवाज। आरजी द्विवेदी जी, मध्य प्रदेश के बजट को कैसे देखते हैं? बजट सत्र है, शुरू हुआ है, विपक्ष के अपने एक अलग मुद्दे हैं, लेकिन क्योंकि एक 2 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, एक 2047 तक हम विकसित होने की बात कर रहे हैं, तो एक मजबूत इकोनॉमी के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। क्या क्या महत्वपूर्ण होगा, कैसे देखते हैं इस बार बजट को? देखिए, मध्य प्रदेश के का जो बजट आ रहा है और बजट में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो वित्त प्रबंधन की है। क्योंकि जितना जो बजट की साइज है उससे ज्यादा ये बारोइंग हमारा कर्ज हो गया है। तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्ज को, लेकिन अच्छे काम में हर काम, बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं सब कर्ज लेके होते हैं, पर कर्ज का सदुपयोग होना चाहिए। उसको ऐसे प्रोडक्टिव चीजों में लगाया जाना चाहिए जिससे आय के स्रोत बढ़े। जब से जीएसटी का हो गया है तब से जो आय का स्रोत है प्रदेश का वो सीमित हो गया है। तो इसमें आय के स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश पे अच्छे काम हो रहे हैं और ये औद्योगिक विकास की एक जो अधोसंरचना में अच्छा काम हुआ है और एग्रीकल्चर में अपने जीएसटीपी का करीब 44% जो योगदान है उस पे अच्छा मध्य प्रदेश का पूरे देश में कृषि उत्पादन में कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो कृषि उत्पादन में अच्छा है, लेकिन और इस साल के सरकार ने ये भी किया है कि किसान खेती वाला वर्ष करेंगे तो आवश्यकता इस बात की है कि जिस चीज के लिए जो फूड प्रोसेसिंग पे जो प्लांट लगाए जाएंगे, जिस तरह से उस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसी विषय में, उसी के बारे में युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। जैसे यदि टेक्सटाइल किया जाता है तो टेक्सटाइल पे ही जो युवा है उनको प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो रोजगार लायक बने। प्रशिक्षण को उसी लाइन में दिया जाना चाहिए जो हमारे निवेश की संभावना है, जिस चीज में, जिन क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। तो एक तरह से अच्छा है। चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समग्र रूप से सरकार यदि अच्छे ढंग से हैंडल करेगी और उसको आय के स्रोत बढ़ाएंगे तो कोई ऐसी विकट समस्या नहीं है। राजकोषीय घाटा भी थोड़ा सा ज्यादा है, उसको भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ठीक है, वापस आऊंगी। प्रियंका जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, मुझ तक आवाज पहुंच रही है। हाँ, प्रियंका जी, सबसे बड़ा सवाल है, देखिए विपक्ष के जो मुद्दे हैं, विपक्ष जो बात करेंगे वो तो चलिए ठीक है, एक चर्चा होगी ही, क्योंकि बजट सत्र है, बजट को लेके बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, जैसे आरजी द्विवेदी जी ने भी बताया। मैम, सबसे बड़ा सवाल आया है कर्ज को लेके। जिस तरीके से बार बार ये बात उठी कि बढ़ता कर्ज है, हम कैसे उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, क्या इसको लेकर कोई प्लानिंग्स है? नमस्कार राखी जी, और मेरे साथ बैठे हुए पैनल को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस समय सरकार 2023 में आई और जो घोषणा पत्र तैयार किया गया उसमें कुछ चीजों को मुख्य बिंदु के तौर पे रखा गया था, जिसमें सबसे प्राइमरी ये था कि आय के नए स्रोत तैयार करना। कोशिश ये करना कि प्रदेश में जो परंपरागत हमारे आय के साधन चल रहे हैं उनके अलावा वैकल्पिक साधनों के ऊपर हम जाएं, जिसमें कृषि, तो हमारा कृषि कर्मण्य अवार्ड भी हम ले चुके हैं। किसानों की स्थिति के ऊपर कोशिश की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, साथ ही खर्च को कम करने की कोशिश करना और उसको आगे डेवलप और कैसे किया जा सकता है उसकी ओर तो कार्य चल ही रहा है। इसी कारण इंडस्ट्रीज जो बात है तो इंडस्ट्रियल समिट्स की गई और कोशिश ये की कि रीजनल स्टेट लेवल पे जाकर के हम संभागीय स्तर पर जो साधन हो सकते हैं उनको स्रोत खोजे, जिसमें हमने टूरिज्म की ओर कार्य किया, तो जिसमें हमने आज देखा जाए तो 17% से ज्यादा ग्रोथ हमारी टूरिज्म की ओर हुई है। इसके अलावा कोशिश ये की गई कि रीजनल समिट्स की जाए ताकि रीजनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए, साथ ही वहां इन्वेस्टमेंट्स और कॉल किए जाए। तो संभागीय स्तर पर जब हमारी जो ग्लोबल समिट हुई बाद में उनको भी देखा गया। इनके माध्यम से आज अगर देखा जाए तो आईटी पार्क 15 से ज्यादा मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, कई पुल हो चुके हैं और नए की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं ड्रग हब्स की तरफ से बात करने जाते हैं हम औषधि के तौर पे, तो धार क्षेत्र की ओर कार्य कर रहे हैं। उद्योग क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पीथमपुर वगैरह हमारा नया एक चालू हो चुका है। और उसके अलावा अगर आस्था और सीहोर की ओर हम बात करें तो वहाँ गेल के तौर पे भी हमने नया जो है इन्वेस्टमेंट आज की डेट में मध्य प्रदेश में आया है।
तो जो परंपरागत साधन है आय के, उनके अलावा जैसे जो हमारे विद्वान भाई साहब ने कहा कि जो है परंपरागत साधन, उनके अलावा भी आय के स्रोत को हमको सृजन करना होगा। उसकी ओर पिछले वर्ष को हमने औद्योगिक वर्ष के तौर पे मनाया और कोशिश ही की गई, जो एमयू साइन हुए हैं वो धरातल पे भी उतर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जमीन तो अवेलेबल हो, पानी अवेलेबल हो, साथ में कुछ और साधन चाहिए। वन विंडो के माध्यम से, एकल विंडो के माध्यम से डिजिटलाइज करके हर एक सुविधा खुद उनको उपलब्ध कराई जाए, ताकि इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द धरातल पर नजर भी आए और कार्य शुरू हो चुके। मध्य प्रदेश जो है वो नवाचार करते हुए आज विकसित मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और हमारा प्रयास यही है कि स्टार्टअप्स जो अगर कभी गिने चुने हुआ करते थे, आज 3000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी और बढ़ सके और मध्य प्रदेश नए साधनों की ओर विचार कर सके। ठीक है मैम, वापस आऊंगे। हर्षी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसे बजट को देख रहे हैं विपक्ष? और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के पास तो कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों ने चाहा है कि राज्यपाल भी उस पर अपनी बात रखे, सदन में भी उन मुद्दों पर चर्चा हो। बिल्कुल होनी चाहिए। यदि कहीं कोई कमी है और बड़े मुद्दे हैं, उस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। कुल 12 बैठकें होनी है इस बजट में। अब उन पर सार्थक चर्चा होगी नहीं होगी वो तो खैर आने वाला समय हम देखेंगे ही, लेकिन महत्वपूर्ण बजट को कैसे आप देख रहे हैं, जो बहुत जल्दी पेश होगा और सबकी उम्मीदें हैं कि कुछ अच्छा हो? देखिए राखी जी, जब से इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो एक आम तौर पर एक प्रथा रही है कि जो राज्यपाल साहब का भाषण रहता है वो सरकार को आईना दिखाने वाला होता है। सरकार की आलोचना भी करता है और सरकार की जो सफलता है वो भी बताता है। लेकिन अगर इस बार आप देखेंगे आज के भाषण में राज्यपाल ने सिर्फ सरकार की वाहवाही करी है और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो माननीय राज्यपाल नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मूलभूत सुविधा, पानी जैसी सुविधा इंदौर जैसे बड़े शहर में नहीं मिल पाना, 40 मौतें हो जाना, उसके बाद राज्यपाल ने उस इंसिडेंट का जिक्र तक नहीं करा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी पीआर पे चलती है, उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। वो हर महीने एक नया इवेंट रच देती है और धरातल पे शून्य है, जीरो है। बजट भी उसी तरीके से अंदर से खोखला है। आज मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का कर्ज हो चुका है। 4.5 लाख करोड़ का कर्ज, मतलब आप सोचें हर आम आदमी पे लगभग 60,000 रुपए का कर्ज है। और मध्य प्रदेश में ये जो जीडीपी का कैप होता है वो भी पार करने वाला है। कुछ दिनों बाद इनको कर्ज भी नहीं मिलेगा। अभी भी ये ब्याज भरने के लिए भी कर्ज लेते हैं, कुछ दिनों बाद वो भी नौबत खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे सरकार सत्ता में चूर चूर हो रही है। यहाँ के मंत्री जनता को गाली बकते हैं, यहाँ के मंत्री हमारी सेना के वीर जवानों को गाली बकते हैं, गलत बोलते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे मंत्री योग्य नहीं है। उसके बाद भी आज वो सदन में उपस्थित थे। तो आप समझे भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या हो चुकी है। और जब विपक्ष सवाल पूछता है तो ये दबाने की कोशिश करते हैं। कि मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को बोलना चाहूंगा, आप कितना भी दबा लो, हम अंग्रेजों से लड़ते आए हैं और ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। हम दबने वाले नहीं है। इस लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए हम अपने खून के आंसू तक करें। ठीक है हर्षी, मैं वापस आऊंगी। आरजी द्विवेदी जी, आपने बहुत सारी बातें क्योंकि रखी इस बजट से रिलेटेड। एक महत्वपूर्ण बात क्योंकि मैंने ये सवाल हालांकि भारतीय जनता पार्टी से लिया था, लेकिन सर आपकी प्रतिक्रिया इस पर इसलिए जरूरी होगी क्योंकि हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कितने कर्ज में हैं, हम उसको कैसे चीजों को रिलीज करेंगे। हालांकि प्रियंका जी ने बहुत सारी बातों को रखा, बट एक्चुअल में क्या उस चीजों को हम पार पा पाएंगे? क्योंकि 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी आप समझिए हमें तक पहुंचना है 2047 तक, मान लीजिए चलिए वक्त है, लेकिन जिस तरीके से हमारा कर्ज भी बढ़ रहा है, उन सब चीजों के लिए हम कैसे एकदम चीजों को लेकर जाएंगे आगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आरजी द्विवेदी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। देखिए, बजट का साइज हर साल बढ़ रहा है और उसके बढ़ने से ये हो रहा है कि प्रत्येक आर्थिक समृद्धि की ओर जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से
खर्च बढ़ रहे हैं, उसी तरह से आमदनी को भी बढ़ाना आवश्यक होगा। हमारे औद्योगिक उत्पादन ठीक हुए हैं और उसमें जैसे हमारे मंडीदीप में पीथमपुर से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट एक बड़ा अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण इंजन है। तो दो इंजन महत्वपूर्ण है, एक निवेश और दूसरा जो एक्सपोर्ट होता है। तो निवेश के लिए हमारे सरकार, मुख्यमंत्री और उनकी पूरा उद्योग विभाग की टीम जो है हर जगह दौरा कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं और सब पूरा ये एक अच्छा भी किया कि अदरवाइज मध्य प्रदेश में केवल जो इंदौर रीजन था उसमें ही औद्योगिक विकास हुआ करता था। तो मुख्यमंत्री ने कोशिश किया कि प्रत्येक रीजनल इन्वेस्टर समिट किया, उसमें जो जिस क्षेत्र में जिस चीज की पैदावार होती है या जिस क्षेत्र के जो लोग जिस चीज में स्किल होते हैं और जिनमें जिस चीज का हुनर होता है, उनको वहां पे उसी तरह के उद्योग स्थापित किए जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र का जो उत्पाद है उसको उसमें वैल्यू एडिशन हो सके। ये बड़ा अच्छा प्रयास है। इस प्रयास का लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था है, अभी पिछले वर्ष उन्होंने किया है, इसको और गति देने की और इसको लगातार फॉलो अप करने की जरूरत है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। केवल इसको लगा के भूल जाने से फिर वो जैसा गमले में पौधा लगा दें तो फिर पानी देना भूल जाए तो सूख जाता है। तो ये आवश्यकता है इस बात की। दूसरा, जो निवेश के लिए हर जगह के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो काफी लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि यहाँ पे, और दूसरा सबसे अच्छी बात ये है कि श्रम जो यहाँ पे लेबर ये काफी सस्ता है। तो मध्य प्रदेश में उद्योग यदि अच्छे लगे तो जो हमारा श्रम बाहर जाता है उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और औद्योगिक विकास हो सकेगा। इसमें जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का हमारा करीब 40% सुपर 44% के कारण स्टेट के जीडीपी में योगदान है। तो अब उसको इस बार किसान वर्ष किया है तो केवल गेहूं के उत्पादन से काम नहीं बनेगा। गेहूं या सोयाबीन या जो भी चीज उत्पादन होती है उसका उसके प्रोडक्ट बनाया जाए, उसको उससे संबंधित संस्करण करके जिससे उसमें जो रॉ मटेरियल 5 रुपए का भाव बिकता है वो 500 रुपए किलो बिके। ऐसा कुछ किस तरह की चीजों का किया जाए तो यूथ को नौकरी भी मिलेगी, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगी और जो उत्पादन होगा उसको सड़क पर नहीं फेंकना पड़ेगा, उससे हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी। उस दिशा में काम भी हो रहा है, लेकिन उसको और थोड़ा गति देने की और समय समय पर क्लोज मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। जैसे स्टार्टअप अच्छे आ रहे हैं, अब स्टार्टअप से यदि अच्छे आ रहे हैं तो उनके लिए भी सतत प्रयास कर रही सरकार, लेकिन उनको और भी गति देने के प्रोत्साहित करने की जरूरत है। एमएसएमई जो है सबसे कम कैपिटल में सबसे ज्यादा रोजगार देता है, सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्ट होता है और मध्य प्रदेश में काफी हिस्सा है इसका 20% एमएसएमई का है। तो वो एमएसएमई को अब हम चाहेंगे कि बजट में उसमें कुछ उनको और सुविधा मुहैया कराई जाए, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में थोड़ी सी कमी की जाए जिससे एमएसएमई डेवलप हो सके और जो नई स्थिति हो और जो पुरानी है उनमें बहुत सारी जो विसंगतियां हैं। अभी वित्त मंत्री के साथ उद्योग मंत्री के साथ बहुत सारी संगोष्ठी हुई है, उसमें सुझाव दिए गए हैं। उम्मीद है कि उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो प्रदेश में औद्योगिक विस्तार होगा और कि ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट आएंगे तो जिससे बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। बिल्कुल ठीक बात है। प्रियंका जी, क्योंकि बजट से रिलेटेड तो हमारी बात हो गई, महत्वपूर्ण उन मुद्दों पर भी हम आ जाएं जो विपक्ष ने खड़े किए हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष को लगता है विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनके महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत बहुत जरूरी है। और क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, यदि कहीं कोई कमियां हुई हैं, यदि कहीं कुछ गलत हुआ है, चाहे SC/ST वर्ग का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे इंदौर का मामला हो या ड्रग से रिलेटेड जो भी कानून व्यवस्था को लेकर तमाम आज मुद्दे ऐसे मुख्य हैं जिस पर ये बात करना चाहते हैं, तो क्या सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए, मुझे लगता है, होगा तैयार? ऐसी कोई बात तो है नहीं कि सत्ता पक्ष जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन एक ही आरोप आता है कि विपक्ष सिर्फ हो हल्ला करता है, जिसकी वजह से उन्हें आपत्ति होती है, क्योंकि उन्हें जवाब मिलेगा तो शायद हंगामा ना करें। वो प्रतिशत सहमत हूँ कि सवाल होने चाहिए, उनके जवाब भी होने चाहिए, बिल्कुल सहमत हूँ। लोकतंत्र की विशेषता है
जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही मिलकर के जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। सवाल पूछने का, बैठकों का क्रम का, बैठकों के समय का, सारी चीज आज की डेट में डिजिटलाइज है। आप क्वेश्चन खुद विधायकों के मेल आईडी से, जो उनके खुद के प्रॉपर मेल आईडी जो उनको दिए गए हैं, उनके द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। उनको जवाब भी उस पे भी, मेल पे भी मिलता है। क्वेश्चन रेज करना, उसके सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाना, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। और ये पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए पर्टिकुलर एमएलएस के खुद के अकाउंट से, मेल अकाउंट से, और उस पर उनको आंसर्स दिए जाते। पर लास्ट टाइम जब सत्र हुआ था तो बार बार ये क्वेश्चन उठाया गया और कहा गया कि क्वेश्चन ही बदल दिए गए। आपको लगता है कि अगर आपके मेल आईडी से क्वेश्चन रेज किया गया है और आंसर भी आपके मेल पे भी उपलब्ध है, उसके बाद क्वेश्चन चेंज हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। परंतु हंगामा सदन से बाहर आ गया, सड़क पर आ गया, कोई बंदर बन गया, कोई कुछ बन गया। आपने भी देखा कि क्या हुआ था, और पूरा सत्र हवा में हो गया। तो कोशिश मेरी यही है कि सदन के मुद्दे सदन में चर्चा किए जाएं और पूरी गंभीरता से किए जाएं। मैं तो कहती पूरी ताकत से भी उठाए जाएं, और सड़क के मुद्दे सड़क पे उठाए जाएं। परंतु जब आप दोनों को कोलैप्स करोगे तो नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। छवि क्या जा रही है जनता के सामने, उससे मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं, और उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है प्रतिपक्ष की छवि के ऊपर, ये आप खुद भी देख सकते हैं, सभी मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तो मेरा फिर वही मानना है कि सदन के मुद्दों के ऊपर गंभीरता के साथ सदन में विषय चर्चा की जाए, और सड़कों के मुद्दे पे अगर जरूरी है तो सड़कों पे उतरा जाए। ठीक है। हाँ, हर्षी कुछ कह रहे थे, बोलिए। राखी जी, मैं प्रियंका जी की बात पे प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि सदन में चर्चा की जाए। प्रियंका जी, आप कितने समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप जवाब दे सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप मुद्दे पे बात करेंगे तो बेहतर होगा। हर्षी आप पर्सनल मत आइए। कोशिश ये करिए कि पर्टिकुलर, यही समस्या कांग्रेस की है। कांग्रेस की समस्या यही है कि जिन मुद्दों पे आपको बात करनी चाहिए ना, उस पे आप लोग मुद्दे पे आते नहीं है। आप लोग दूसरे मुद्दों पे बात करना पसंद करते हैं। मैं कब से हूँ वो छोड़िए, आप और आपके लोग कब से कांग्रेस में है ये बता दीजिए। कोशिश ये होगी कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे कौन सी बात रखनी होती है। अब पीसीसी कार्यालय का बिहेवियर आप स्वदेश चैनल पे अपलाएंगे तो कैसे चलेगा? मुद्दा तो वैसे ये भी होना चाहिए कि यहाँ का डेकोरम, यहाँ का प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करिए ना। कोशिश वही है ना कि मुद्दा फिर भटका देना। ठीक है, चलिए, ठीक है प्रियंका जी, एक सेकेंड। हर्षी आप ये सवाल उनसे क्यों कर रहे हैं? अब प्रियंका जी का या इस सवाल का बजट से तो कोई लेना देना नहीं था ना? राखी जी की 5 साल पहले सदन जितने दिन चलता था, क्या आज भी उतने दिन चल रहा है? अगर आप डेटा देखेंगे तो निरंतर साल भर साल सदन की कार्रवाई कम करती जा रही है सरकार। ये पहला आरोप नहीं है, ये डेटा है, फैक्ट है। प्रियंका जी आप इसके ऊपर पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, द्विवेदी जी सहमत होंगे, अनेक प्रदेश में लाइव कार्रवाई चालू हो गई विधानसभा की। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी ने हजारों बार बोल चुके हैं कि लाइव कार्रवाई करवाए, जिससे जनता को असलियत पता चले कि सदन में हो क्या रहा है। आप अगर सरकार डरती नहीं है तो लाइव कार्रवाई क्यों नहीं करवा रही? सिंपल सा एक लॉजिक है, लाइव कार्रवाई करवाए। हम कई बार बोल चुके हैं कि सदन में आप व्हाइट पेपर लाएं, व्हाइट पेपर में आप डिक्लेरेशन कर दें, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप व्हाइट पेपर लाने से घबराते हैं? तो साफ साफ ये दिख रहा है कि सरकार दबाना चाहती है लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को और जनता की आवाज को। जो जनता के हित के मुद्दे वो सरकार उठाना नहीं चाहती, और ये लोग सिर्फ अपने इवेंट और पीआर में लगे हुए। ठीक है, चलिए समय हो गया। हाँ, कुछ कह रही है प्रियंका जी, थोड़ा जल्दी से। मैं वही कह रही हूँ कि आप अगर हमारे सत्र की चर्चा की बात करते हैं तो कांग्रेस भी कहां से कहां आ गई है, इस पे भी एक बार आकलन कर लेंगे तो बेहतर होगा कि कहां थी आपकी कांग्रेस, आज कहां पहुंच चुकी है। तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि आप लोग की पद्धति भी कैसी घटती चली जा रही है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी पद्धति में सुधार कीजिए। चलिए, ठीक है, कार्रवाई क्यों नहीं कर? चलिए, एक उम्मीद है कि जो 12 बैठकें प्रस्तावित हैं वो बैठकें पूरी हों, प्रॉपर मुद्दों पर चर्चा हो, बजट ऐसा आए कि आम जन से जुड़ी हुई चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है, तो उस पर भी देखेंगे कि अब थोड़ा सा ही समय बाकी है। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बजट होगा, पक्ष विपक्ष होंगे, तो
तो हंगामा तो होगा ही। और आज तो चलिए शुरुआत हुई है, हमें तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो 12 बैठकें प्रस्तावित हैं उसमें न जाने किन किन मुद्दों को लेकर किस हद तक हंगामा हो सकता है, और उसके पहले बजट भी पेश होना है और फिर चर्चा में आएंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और देखना पड़ेगा कि इस बार का बजट और जो मुद्दे विपक्ष लेकर आया है उस पर क्या कुछ निकलकर इस बार के सत्र से आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।